हेलो गर्ल्स। सिंस कुछ स्टूडेंट्स को जो मैंने एक वीडियो सेंड किया था वो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं दोबारा से वीडियो सेंड कर रही हूँ। कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। सो हमने डिस्कस करा है सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं? जो हमारे कमर्शियल बैंक्स के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, वो सेकेंडरी फंक्शंस हैं। इसमें जो है, इसको मेनली हमने दो कैटेगरीज में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर वन इज़ एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस का मतलब होता है कि जब आप किसी के एजेंट के तौर पे काम करते हो, किसी के एजेंट, किसी के बिहाफ पे उसका कोई काम करते हो, तो उसको हम बोलते हैं एजेंट के तौर पे काम करना या एजेंसी फंक्शंस। सो वाइल परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस, कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ देयर कस्टमर्स। एजेंट बन जाते हैं बैंक अपने कस्टमर के, यानी कस्टमर के बिहाफ पे उसका वो काम कर देते हैं। और मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स जो बैंक के मेजर कस्टमर्स होते हैं, या जो कस्टमर्स चाहते हैं कि बैंक उनके बिहाफ पे उनका कोई काम करे, तो वो अपने बैंक्स को परमिशन देते हैं कि वो उनके बिहाफ पे एक सर्टेन काम कर दें, और इसके बदले में बैंक उनसे कमीशन भी चार्ज करता है। सो अब नंबर वन पॉइंट इज पेमेंट्स एंड रिसीट्स। कमर्शियल बैंक्स मेक पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। बहुत बार कमर्शियल बैंक्स जो हैं अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे उनकी पेमेंट्स करते हैं। कई बार कुछ मेजर कस्टमर या कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, जो बहुत सारी पेमेंट्स जिनकी करने वाली होती हैं, और वो इतने छोटे काम के लिए मतलब उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो अपने बैंक्स को ये परमिशन देते हैं कि वो उनके बिहाफ पे काम कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेमेंट। काफ़ी सारे कस्टमर्स जो हैं वो अपनी बैंक से करवाते हैं, तो इसलिए वो अपने बैंक को अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कि उनके बिहाफ पे उनका टैक्स पे कर दें। सारी टैक्स डिटेल्स वो अपने बैंक को देंगे इन दिस केस, एंड बैंक उनके बिहाफ पे काम कर देगा और कुछ कमीशन चार्ज करेगा अपने कस्टमर से। नंबर टू, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज़ का मतलब है शेयर्स। काफ़ी सारे लोग हैं जो शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ध्यान रखें शेयर्स का ख़रीदना बेचना। देखो, नॉर्मली शेयर्स में जो लोग पैसा लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं कि जब कोई शेयर सस्ता होता है तब उसको ख़रीद लेते हैं, एंड जब शेयर्स महंगे हो जाते हैं तब बेचते हैं। विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि सस्ती चीज़ खरीदना और महंगी होकर उसको बेचना हर कोई यही करेगा। तो शेयर्स में भी लोग ऐसे ही डील करते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर्स ने मतलब या कुछ बिजनेसमैन इतने बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो ध्यान रख पाएँ कि कब कौन से शेयर सस्ते हो रहे हैं, कब कौन से महंगे हो रहे हैं, कब कहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो वो अपने बैंक्स को ये काम करने को कहते हैं उनके बिहाफ पे। तो बैंक्स ध्यान रखते हैं उनके शेयर्स का सेल एंड परचेज कब करना है, एंड इन दिस केस इसके रिटर्न में बैंक्स जो है वो कमीशन चार्ज करता है अपने कस्टमर से। उसके अलावा थर्ड इज़ टू एक्ट एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टी आपको पता है कि जैसे विल वगैरह होती है। सो इस केस में सेकेंड लाइन लिखी हुई है, वाइल डूइंग सो कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज कस्टडियन ऑफ द विल ऑफ देयर कस्टमर्स एंड एग्जीक्यूट दैट विल आफ्टर द डेथ ऑफ देयर कस्टमर। विल आपने सुना होगा, मूवीज़ में वसीयत बनवाते हैं लोग अपनी, कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसको दे के जाएंगे अपनी डेथ के बाद, या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। सो कई कस्टमर्स क्या करते हैं, अपने जो उनका विश्वास होता है जिस बैंक में, वो उनको अपनी विल का कस्टडियन बना देते हैं, यानी कि उनकी जो वसीयत है वो बैंक अपने पास रखे, और जब उनकी डेथ हो जाए तो उसके बाद बैंक वो वसीयत जो है वो उनकी फैमिली मेम्बर्स को दिखाता है और बताता है कि वो किसको अपना सारी प्रॉपर्टी दे के गए हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड किया है। ये मूवीज़ में आपने डेफिनेटली ये सीन देखा होगा कि बैंक के ऑफिशियल्स जो होते हैं, बैंक के मैनेजर्स जो हैं, वो डेथ के बाद विल के पेपर्स लेके आते हैं और वो बताते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड हुई है। सो उस तरह से भी मतलब अपने कस्टमर्स के लिए ये फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं बैंक्स, और इसके लिए भी कमीशन चार्ज वो करते हैं। नेक्स्ट इज़ मनी ट्रांसफ़र। एक से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र करने हैं अपने कस्टमर के बिहाफ पे। सो कई कस्टमर्स जिनकी बहुत ज़्यादा पेमेंट्स रिसीट्स होती हैं, वो बैंक्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि उनका पैसा एक से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कराना है, या एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराना है, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना है, तो बैंक उनके बिहाफ पे कर दे। नंबर 5 इज़ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। ये भी कई जो हैं बैंक्स अपने कस्टमर्स के लिए करके देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दिस फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज़ मेनली यूजफुल फॉर द इंटरनेशनल ट्रेडर्स। सो जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स, यानी कि कुछ ट्रेडर्स मीन्स बिजनेसमैन, सो कुछ लोग जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस करते हैं, फ़ॉरेन से चीज़ें मंगवाते हैं और फ़ॉरेन चीज़ें भेजते भी हैं। तो ऑब्वियसली जब आप फ़ॉरेन के साथ लेन देन कर रहे हो तो पैसे भी आपको फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ऐसे कस्टमर्स जो हैं वो फ़ॉरेन करेंसी की परचेज एंड सेल की जो है वो
बैंक के थ्रू करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि ये जो फंक्शंस बैंक जब अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे कर रहा है तो वो फ्री में नहीं कर रहा है, कमीशन चार्ज कर रहा है, और कस्टमर्स ने बोला हुआ है बैंक को करने के लिए, इसके लिए बैंक कर रहा है। हर एक के लिए बैंक नहीं करता है, सिर्फ जिन कस्टमर्स के साथ ये डील होती है, अग्रीमेंट होता है, जो कस्टमर्स कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि बैंक फंक्शन परफॉर्म करे, सो बैंक उनके लिए ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक और फंक्शन है टू इशू लेटर्स ऑफ क्रेडिट। लेटर्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का यहाँ पे मतलब लोन नहीं है, पीछे हमने पढ़ा था क्रेडिट का मतलब था लोन, यहाँ पे इस क्रेडिट का मतलब क्या है, ट्रस्ट वर्दीनेस, यानी कि आप किसी पे विश्वास कर सकते हो या नहीं, वो मतलब है यहाँ पे। सो लेटर्स ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है, कई बार मतलब कई लोग, जैसे सपोज़ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इसको, मैं एक किसी के साथ मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, तो सामने वाले को मैंने बोला है, जैसे मैं ए हूँ, सामने वाला बंदा बी है, तो ए ने बी को बोला कि मुझे आपके साथ बिज़नेस करना है, तो आप मुझे जो है अपना सामान उधार पे दे दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकती। तो अब बी बंदा सोचेगा कि यार मैं क्यों इसको उधार पे चीज़ें बेचूँ, हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इन दैट केस ए क्या कर सकता है, बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या लिखा होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट में ये लिखा होगा कि मैं एक विश्वास करने लायक इंसान हूँ, और अगर बी जो है वो मुझे लोन देगा तो मैं उसका लोन रिटर्न कर दूंगी। यानी जो बैंक के बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं, बैंक को पता होता है कि ये बंदा ईमानदार है और ये टाइम से जो है पैसा वापस कर देता है, सो बैंक उनके लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट बना देता है कि अगर उनको किसी और से लोन लेना हो या उधारी वगैरह का सिस्टम करना हो तो बैंक उनको लेटर्स ऑफ क्रेडिट बना के देता है, और उसमें लिखा होता है कि ये जो बंदा है ये विश्वास करने लायक है, और अगर आप इसको कोई लोन देते हो तो ये रीपे कर देगा। बैंक के साथ इसका पुराना रिलेशनशिप है और इसने कभी भी जो है कुछ गलत फ्रॉड वगैरह नहीं किया, तो ये सब चीज़ें लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखी होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड लाइन में लिखा है, दीज लेटर्स ऑफ क्रेडिट आर द सर्टिफिकेट्स ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंसर्न पर्सन। कंसर्न बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस, कि वो जो है विश्वास करने लायक इंसान है, और वो लोन्स वगैरह जो है क्रेडिट वगैरह जो है अगर कभी लेता है तो उसको रीपे कर देता है, और उसके बंदे के पास इतना पैसा है बैकअप में कि वो लोन चुका सकता है। मतलब कई लोग तो होते हैं जिनके पास पैसा है ही नहीं, तो ऐसे बंदे के लिए बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बनाएगा। किसके लिए बनाएगा, जिस बंदे के पास बैंक को पता है कि इसके पास है पैसा, कल को ये लोन रीपे कर सकता है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। टू एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव, बैंक अपने कस्टमर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी कई बार जो है वो बनता है कई मौक़ों पर। एंड लास्ट इज अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग का सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है कि किसी का रिस्क अपने ऊपर ले लेना। किसी का रिस्क जब आप अपने ऊपर ले लेते हो, इट मीन्स अंडर राइट करना। ये सिंपल फिनोमिना जो है मैं आपको समझा देती हूँ। मान लो किसी कंपनी ने अपने शेयर इशू किए, ठीक है, लेकिन मार्केट में उनके शेयर ज़्यादा बिके ही नहीं। इन दैट केस कमर्शियल बैंक्स क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे वो कंपनी अगर कमर्शियल बैंक की कस्टमर है और वो कंपनी कमर्शियल बैंक को कहती है, तो कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, उनके शेयर्स को अंडरराइट कर सकता है। अंडरराइट करने का मतलब क्या है कि उनके कुछ एक शेयर्स क्या करेगा, कमर्शियल बैंक खरीद लेगा। मान लो 40 या 50% शेयर्स जो हैं उस कंपनी के कमर्शियल बैंक ने खरीद लिए। अब जब उस कंपनी के शेयर कमर्शियल बैंक ने खरीद लिए तो लोगों का उसमें विश्वास क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब उस कंपनी ने शेयर इशू किए तो हो सकता है लोगों को उस कंपनी में ट्रस्ट ना हो, इस वजह से लोगों को लगा हो कि नहीं यार इसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट करना। लेकिन जब किसी अच्छे बड़े कमर्शियल बैंक ने वो शेयर्स खरीद लिए तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। लोगों को लगता है कि हाँ यार बैंक ने खरीदे हैं तो ये कंपनी डेफिनेटली अच्छी ही होगी और हमारा पैसा डूबेगा नहीं। सो कमर्शियल बैंक के शेयर्स खरीदने से क्या होता है, लोगों का जो है विश्वास बढ़ जाता है, एंड फिर लोग उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सो ये फंक्शन भी कमर्शियल बैंक अपने कुछ कस्टमर्स या कुछ बिजनेसमैन के लिए करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक्स इवैल्यूएट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ एंड देन अंडरराइट सम स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ ऑफ द कस्टमर्स। पीपल गेट मोटिवेटेड टू बाय दी सिक्योरिटीज़ एज दे हैव फेथ इन कमर्शियल बैंक्स। सो जो बैंक है वो इवैल्यूएट करता है सिक्योरिटीज़ को और कुछ एक सिक्योरिटीज़ खरीद भी लेता है, एंड जब बैंक सिक्योरिटीज़ को खरीदता है तो लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है कि वो भी इन सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं, क्योंकि उनको बैंक में बड़ा विश्वास है कि अगर इस बैंक ने इस कंपनी की सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं तो हम भी खरीद सकते हैं। सो ये एजेंसी फंक्शंस थे। इसमें सिंपल एक लाइन आप याद रखो कि बैंक अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे कुछ एक काम करता है, और अगर आपको बहुत डिटेल में पॉइंट्स नहीं याद होते, एटलीस्ट आप हेडिंग्स याद रखो। ये 8 हेडिंग्स थी, एटलीस्ट आप हेडिंग्स याद रख लो कि बैंक एजेंट के तौर पे क्या क्या काम करता है। उसके अलावा नंबर 2 जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। कुछ जनरल फंक्शंस भी बैंक अपने कस्टमर्स के लिए करता है। नंबर 1 टू प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, आप सबको पता है लॉकर की फैसिलिटी बैंक्स में मिलती है। अपना गोल्ड वगैरह या कोई भी प्रेशियस चीज़ लोग लॉकर में रखवा सकते हैं, तो बैंक उसके लिए आपसे थोड़े से पैसे चार्ज करेगा।
नंबर 2, टू इशू ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक ये आजकल इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर लोगों को एक से दूसरे जगह पे ट्रैवल करना है तो कैश कैरी करना पड़ता था। अब कैश कैरी करना आपको पता है कि रिस्की हो सकता है थोड़ा सा। सो इन दैट केस वो क्या यूज़ करते थे, ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक बना देता था बैंक, जिसको यूज़ करके आप पेमेंट्स कर सकते हो। यानी सपोज़ हम किसी दूसरी जगह पे घूमने के लिए गए तो हम वहाँ पे जाके अपना ट्रैवलर्स चेक के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। मतलब उससे क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसे सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन आजकल तो हमारे पास कार्ड्स वगैरह हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, तो हम कार्ड ही यूज़ कर लेते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं और हमारी पेमेंट्स हो जाती है। बट जब ये इतना ट्रेंड में नहीं था तब ट्रैवलर्स चेक जो है वो बैंक बना देता था, एंड फिर आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। टू कलेक्ट डेटा, कमर्शियल बैंक्स जो है डेटा भी इकोनॉमी के लिए कलेक्ट करता है। ये हमने लास्ट ईयर प्राइमरी सेकेंडरी डेटा पढ़ा था कि बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो डाटा कलेक्ट करती हैं पॉपुलेशन के रिगार्डिंग और बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। सो कमर्शियल बैंक्स भी काफ़ी सारा इकोनॉमी के लिए डाटा कलेक्ट करता है जो कि यूज़फुल होता है। देन लास्ट इज़ टैक्स कंसल्टेंसी। टैक्स कंसल्टेंसी भी बैंक प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आपको टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंसल्ट करना मीन्स होता है किसी से कोई जानकारी लेना। सो अगर आप बैंक से कोई टैक्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, कई लोगों को पता नहीं होता कि टैक्स का सिस्टम क्या है, टैक्स कैसे काम करता है, क्या पे करना है, कब पे करना है। सो बैंक इस पर भी जो है एडवाइस लोगों को देता है। सो बैंक्स ने अपने पास एक्सपर्ट्स हायर किए होते हैं। एक्सपर्ट्स मतलब जो लोग टैक्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, ऐसे लोग रखे होते हैं। सो अगर आप जाओ तो वो आपको पूरी जानकारी देते हैं कि टैक्स का सिस्टम कैसा है, और इसके लिए आपसे कुछ फ़ीस चार्ज की जाती है। सो ये दो बहुत ही बेसिक से फंक्शंस हैं, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ बैंक्स। एटलीस्ट इनकी हेडिंग्स तो आप ज़रूर याद कर लो जो सब पॉइंट्स हैं, और इजी हैं ये पॉइंट्स, इसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब इसके बाद हमारे सिर्फ एक और फंक्शंस रह गए हैं, फंक्शंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।